नमस्कार आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को गार्गी क्लासेज हनुमानगढ़ के यूट्यूब ऑनलाइन डिजिटल वीडियो प्लेटफॉर्म पर आप सभी जुड़ने वाले साथियों का विद्यार्थियों का बहुत बहुत आभार अभिनंदन। भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी की वीडियो सीरीज हमने स्टार्ट की थी और उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण कैसे और किस रूप में हुआ था उसके ऊपर अपने डिटेल में चर्चा चल रही थी। उसी सीरीज में आज हमारा अंतिम लेक्चर संविधान सभा को लेकर के रहेगा। हमने भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा कैसे किया गया था और यह संविधान फाइनली हमने 26 जनवरी 1950 को कैसे लागू किया था, उन सब तमाम बातों के बारे में बात कर ली थी हमने। अब हम जब से संविधान सभा हमारी गठित हुई थी 9 दिसंबर 1946 से लेकर के, और जब संविधान हमारा लागू हुआ पूरा कंप्लीटली 26 जनवरी 1950 तक, तो इस टाइम पीरियड के दौरान संविधान सभा के अंदर कुछ चेंजेस भी आए, कुछ परिवर्तन भी आए, जिसका एक सबसे बड़ा कारण था भारत का विभाजित होना, यानी कि भारत से एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान का निर्माण होना। तो अलग राष्ट्र पाकिस्तान के निर्माण की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी थी और उस विभाजन के कारण संविधान सभा पर क्या प्रभाव पड़ा था, एक तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, और दूसरा क्या है 15 अगस्त 1947 के बाद संविधान सभा जो है उसकी भूमिका में क्या चेंज है, उसका रोल कैसे बदला, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और थर्ड पॉइंट जो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट, वो ये है कि 26 जनवरी 1950 के बाद जब तक हमारी पहली आम संसद का गठन नहीं हो जाता, भारत में पहले आम लोकसभा चुनाव नहीं हो जाते अप्रैल 1952 तक, तब तक के लिए संविधान सभा ने किस रूप में भारत में भूमिका का निर्वहन किया था, ये तीन टॉपिक जो है वो तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उनके ऊपर अपने चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भारत का जो विभाजन हुआ था वो किस योजना के अंतर्गत और कैसे किया गया था और उनमें क्या प्रावधान जो है वो ब्रिटेन सरकार की तरफ से रखे गए थे, तो उसमें अपने महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि भारतीय संविधान को लेकर के भारत के विभाजन को लेकर के जो योजना प्रस्तुत की गई थी उसको हम माउंटबेटन योजना बोलते हैं। माउंटबेटन वो व्यक्ति थे जो भारत के अंतिम वायसराय के रूप में भारत आते हैं, अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में भारत में रहते हैं ब्रिटेन सरकार की तरफ से, और इनके द्वारा भारत के विभाजन की जो योजना प्रस्तुत की गई थी उसी योजना को हम माउंटबेटन योजना कहते हैं। इस माउंटबेटन योजना की पृष्ठभूमि भी अगर मैं आपको बताऊं तो 1945 में जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है उसी समय ब्रिटेन के अंदर आम चुनाव आयोजित हो रहे हैं, लोकल वहां के जनरल इलेक्शन आयोजित हो रहे हैं, और उन जनरल इलेक्शन के अंदर दो पार्टियां चुनाव लड़ रही है, एक तरफ लेबर पार्टी है और दूसरी तरफ कंजर्वेटिव पार्टी है। तो जो लेबर पार्टी वाले जो नेता थे जिनका नेतृत्व कर रहे थे क्लेमेंट एटली के नाम से व्यक्ति, उनके द्वारा अपनी चुनावी घोषणा पत्र में अपना जो मैनिफेस्टो था उसके अंदर यह बात कही गई थी कि अगर लेबर पार्टी की सरकार ब्रिटेन में गठित होती है तो वो भारत को स्वतंत्रता प्रदान करेगी, और वही हुआ। 1945 के आम चुनाव में लेबर पार्टी जीतती है वहां के आम चुनाव में, और वहां की संसद में मुख्य जो सरकार का पक्ष था या जो सरकार चलाने वाली जो पार्टी थी वो लेबर पार्टी की बनती है, क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं, और जैसे ही उन्होंने प्रधानमंत्री बने उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के प्रयास शुरू कर दिए थे, और उसी कड़ी में उनके द्वारा सबसे पहले कैबिनेट मिशन का गठन किया जाता है, और वो कैबिनेट मिशन भारत आता है और उसने सबसे पहले भारत में आम चुनावों के माध्यम से संविधान सभा का निर्वाचन और मनोनयन करवाया, और संविधान सभा की विधिवत शुरुआत उनके द्वारा कर दी गई थी। उसी कड़ी में सेकंड स्टेप जो आने वाला था वो था कि लॉर्ड वेवल जो कैबिनेट मिशन योजना के समय भारत के गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे, और लॉर्ड वेवल को मार्च 1947 में बदला जाता है, और बदल के उनकी जगह एक अलग व्यक्तित्व लॉर्ड माउंटबेटन जो कि सेना अधिकारी भी रह चुके थे, उनको एक नया वायसराय बनाकर गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा जाता है, और उन्होंने तुरंत मार्च के बाद में जून के अंदर एक प्लान प्रस्तुत किया भारत के विभाजन को लेकर के, जिसको हम 3 जून योजना या जून प्लान के नाम से भी जानते हैं। तो इसी पृष्ठभूमि में हम देखना चाहेंगे कि 20 फरवरी 1947 को एटली के द्वारा भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की जाती है ब्रिटेन की संसद में, और उसी कड़ी के अंदर आगे 3 जून 1947 को भारत विभाजन को लेकर के जो योजना प्रस्तुत की गई थी वो थी माउंटबेटन योजना के नाम से। जून को यह प्रस्तुत हो रही है 3 जून को, इसलिए इसको अपने जून प्लान की संज्ञा भी देते हैं, जून प्लान के रूप में भी हम इसको बोलते हैं। अब इस योजना में या ये जो प्लान था इसमें क्या प्रावधान किए गए थे, तो उनमें संविधान सभा के संदर्भ में अगर मैं प्रावधान आपको बताऊं तो इसमें सबसे पहली बात यही थी कि भारत जो है वो 2 डोमिनियन स्टेट्स में बटेगा, भारत का विभाजन होगा और इससे 2 डोमिनियन स्टेट बनेंगे।
डोमेनियन स्टेट का मतलब मैं आपको बता दूं, अभी तक भारत पूर्ण संप्रभु देश नहीं बनेगा। अभी उसके प्रक्रिया, विभाजन की प्रक्रिया जारी रहेगी। जब तक उसका संविधान नहीं बन जाता तब तक भारत जो है वो ब्रिटेन के शासन अधिनियम या ब्रिटेन के शासन के अनुसार ही काम करता रहेगा। तो भारत का भी पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हम उसको नहीं कर रहे हैं, अभी हम उसका क्या कर रहे हैं, केवल विभाजन कर रहे हैं और उससे दो डोमेनियन स्टेट्स हम बना रहे हैं, जिसमें एक भारत के रूप में और दूसरा हमारे पास पाकिस्तान के रूप में। इसके बाद में उन्होंने कहा कि इन दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा बनेगी। कहने का मतलब भारत के लिए तो पहले से संविधान सभा काम कर ही रही थी, तो उसी संविधान सभा का पुनर्गठन कर दिया जाएगा और साथ ही पाकिस्तान के लिए वो अलग संविधान सभा जो है उसका निर्माण किया जाएगा, जो पाकिस्तान के लिए संविधान बनाने का काम करेगी। तीसरी बात इन्होंने कहा कि जैसे ही नया संविधान लागू होगा, उस नए संविधान के बनने और लागू होने के दरमियान बीच के समय में ये जो विधानसभा, ये जो संविधान सभा है, ये भारत के विधानमंडल के रूप में भी काम करेगी, केंद्रीय विधानमंडल के रूप में। कहने का मतलब देश के शासन को चलाने के लिए अगर कोई कानून विधि की जरूरत पड़ेगी तो इसी संविधान सभा के द्वारा देश के शासन प्रशासन को लेकर के कानून बनाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो कहने का मतलब ये एक तरीके से संसद के रूप में भी काम करना शुरू कर देगी, लेकिन इसकी जो सारी कार्य प्रणाली है वो 1935 के शासन अधिनियम के अनुसार ही रहेगी। कहने का मतलब संविधान सभा अभी तक पूर्ण संप्रभु संस्था नहीं बनेगी। कहने का मतलब अभी भी जो 1935 के शासन अधिनियम में जो बात लिखी गई थी, कानून बनाए गए थे, उन्हीं कानूनों के अनुसार भारत का शासन चलेगा और उसी कानूनों के अंतर्गत यह विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। चौथी बात इसमें वो ये था कि नए संविधान बनने तक, नए संविधान के निर्माण तक भारत का शासन संचालन पूरी तरीके से शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलता रहेगा। तो ये चार महत्वपूर्ण बातें जो है वो माउंटबेटन योजना ने भारत के विभाजन को लेकर के प्लस संविधान सभा की क्या भूमिका आगे रहने वाली है उसके रूप में उन्होंने कही। तो यहां से एक बात तय हो गई थी कि अब संविधान सभा भारत विभाजन के बाद केवल संविधान निर्माण का काम ही नहीं करेगी, उसके साथ साथ एक और काम भी करने वाली है और वो है विधानमंडल के रूप में कार्य करना। और भारत के लिए जब तक संविधान नहीं बन जाता तब तक कानून विधि विधेयक निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भी इसके द्वारा संपन्न की जाएगी। तो आगे हम यही देखने वाले हैं कि जैसे ही भारत को स्वतंत्रता मिलती है 15 अगस्त 1947 को, संविधान सभा की भूमिका अचानक बदल जाती है और वो एक इस रूप में बदलती है कि अब वो पहले जो एकल भूमिका में थी, जो संविधान बनाने की प्रक्रिया ही उसका भाग थी, वो अब बदल जाती है और वो एक और भूमिका में अपना काम करना शुरू कर देती है, जिसको हम बोलेंगे केंद्रीय विधानमंडल में विधि निर्माण की प्रक्रिया 1935 के शासन अधिनियम के अनुसार भी संविधान सभा उसी शक्ति का क्या करेगी, प्रयोग करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने। अब इस योजना का क्रियान्वयन करने की बात आई अंतिम रूप से कि योजना क्रियान्वित कैसे होने वाली है, तो उसके संदर्भ में हम देखेंगे कि इस योजना को आगे लागू कैसे किया गया था। देखिए आप, ब्रिटेन संसद के अंदर 18 जुलाई 1947, जून में 3 जून को प्लान प्रस्तुत कर रहे हैं माउंटबेटन, और 3 जून के प्लान के तुरंत बाद 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित होता है, पास हो जाता है ब्रिटेन की पार्लियामेंट से, और यह तय कर दिया जाता है कि 15 अगस्त 1947 भारत का विभाजन होगा और इससे दो डोमिनियन स्टेट बनेंगे, एक स्टेट भारत के रूप में और दूसरा स्टेट हमारे पास पाकिस्तान के रूप में। तो भारत विभाजन की योजना जो माउंटबेटन ने प्रस्तुत की थी उसे ब्रिटेन की संसद ने पारित कर दिया है 18 जुलाई 1947 को, और उसी योजना को धरातल पर लाने का काम हो रहा है 15 अगस्त 1947 को, जब भारत को स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत स्वतंत्रता प्रदान की जा रही है। अब 15 अगस्त 1947 का दिन आया, भारत का विभाजन हुआ, तय योजना के अनुसार भारत के दो भाग बने। भाग बनते ही संविधान सभा की भूमिका जो थी वो बदलने वाली थी, और वो भूमिका अब 3 अलग अलग रूपों में बदलती है। उनकी हम चर्चा करते हैं कि वो 3 अलग अलग रूप कौन से हैं जहां संविधान सभा की भूमिका में बदलाव आएगा। देखिए आप, फर्स्ट जो चेंज आया वो ये था कि अब संविधान सभा जो है, संविधान सभा वो एक संप्रभु संस्था में बदलने जा रही थी। संप्रभु संस्था में बदल गई थी। संप्रभु संस्था का मतलब हमारा यह है कि इससे पहले संविधान सभा अपने जो भी कार्य कर रही थी
वो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार कर रही थी, क्योंकि उसी योजना के अंतर्गत उसका गठन हुआ था और 15 अगस्त 1947 से पहले भारत पर ब्रिटेन का ही शासन था, तो उसी रूप में ये अपना कार्य कर रही थी। लेकिन अब ब्रिटेन का आधिपत्य, ब्रिटेन का कब्जा हमारे ऊपर से समाप्त हो गया था, तो संविधान सभा जो है वो अपना रूप बदल देती है। वो अब कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार कार्य नहीं करेगी, बल्कि वो अपने निर्णय, अपने डिसीजंस खुद लेगी और भारत का शासन जो है वो अपने अनुसार चलाने में सक्षम बन जाएगी। तमाम प्रकार के निर्णय वो अब स्वयं लेने में सक्षम होगी। कहने का मतलब कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधान सारे हट जाएंगे और ये अपने डिसीजंस लेने में स्वयं सक्षम बन चुकी है, तो संप्रभु संस्था के रूप में बदल चुकी है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चेंज इसमें आया वो आया कि संविधान सभा अब दोहरी भूमिका में आने जा रही है, डबल रोल में आने जा रही है। और दोहरी भूमिका मैं आपको बता चुका हूं किस रूप में थी। एक तरफ तो संविधान निर्माण को लेकर के थी, संविधान निर्माण को लेकर इसकी बैठक आयोजित हो रही थी। दूसरी तरफ ये विधायिका के रूप में भी कार्य कर रही थी। भारत की एक तरीके से मैं कहूं तो संसद के रूप में कार्य करना भी इसने क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। तो दोहरी भूमिका यानी कि डबल रोल के अंदर अब संविधान सभा गठित होने जा रही थी। तो इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम, इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए आप, संविधान सभा की दोहरी भूमिका किस रूप में थी। दोहरी भूमिका, तो दोहरी भूमिका में आपको मैंने बताया कि एक तरफ तो संविधान निर्माण, तो ये तो मूल कार्य था ही इसका, इसी के लिए गठन हुआ था, तो ये काम कर रही थी। लेकिन अधिनियम 1947 के अंतर्गत इसको एक और काम भी सौंप दिया गया है, वो है विधान मंडल के रूप में काम करना, विधायिका के रूप में काम करना, कानून बनाने के लिए काम करना। तो ये भी इसकी भूमिका थी। तो इसमें मेन जो पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि जब भी इसकी बैठक संविधान निर्माण के लिए होती थी, तो हमने अध्यक्ष पहले से बना रखे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसके अधिवेशन जो आयोजित होते थे उनकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, ठीक है। जबकि अब ये नई भूमिका हो गई थी हमारी विधायिका वाली, जो अब से पहले नहीं थी। तो इस विधायिका के लिए प्रावधान ये रखा गया कि इसमें जो अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति रहेंगे उनका नाम भी संविधान सभा ने अनाउंस कर दिया, जी.वी. मावलकर के नाम से। जी.वी. मावलकर, गणेश वासुदेव मावलकर, ये भी संविधान सभा के वरिष्ठ सदस्यों में आते थे और इनको अध्यक्षता सौंपी गई। जब संविधान सभा विधायिका के रूप में बैठक करेगी, कानून बनाने, विधि बनाने के लिए बैठक करेगी, तो उसकी अध्यक्षता जी.वी. मावलकर करने वाले हैं। और इसी क्रम में पहली विधायिका के रूप में बैठक संविधान सभा की जिस दिन आयोजित हो रही है वो है 17 नवंबर 1947, 17 नवंबर 1947। एक दो बार पेपर में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, और वहां अक्सर हम ये कह देते हैं कि 9 दिसंबर 1946। जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते वो फिर ऐसा ही आंसर करके आते हैं। उन्होंने पूछा था कि संविधान सभा की विधायिका के रूप में पहली बैठक कब आयोजित हुई थी, और वहां ऑप्शन में 9 दिसंबर 1946 दिया होता है। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो बैठक हो रही है वो विधायिका के रूप में नहीं हो रही है, बल्कि संविधान निर्माण के लिए हो रही है। तो वहां अध्यक्षता किसको सौंपी गई है वो तमाम बातें हमने पढ़ ली है। विधायिका के रूप में इसकी पहली बैठक जो है वो 17 नवंबर 1947, भारत को आजादी मिल रही है 15 अगस्त 1947 को, ठीक उसके 2 महीने बाद लगभग, या मैं कहूं 3 महीने बाद लगभग, नवंबर 1947 में इसकी बैठक आयोजित होती है। तो एक तो भूमिका में चेंज ही आया। पहला चेंज तो हमने देख ही लिया कि संप्रभु संस्था में बदल गई थी। दूसरा चेंज हमने देख लिया कि संविधान सभा दोहरी भूमिका में आ गई है। अब एक थर्ड चेंज की बात हम और करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है, पेपर में उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते रहे अब तक। संविधान सभा की सदस्य संख्या में बदलाव, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा इसको। सदस्य संख्या में बदलाव, देखिए आप, कैबिनेट मिशन योजना ने जब संविधान सभा की सदस्य संख्या भारत में बनाई थी या निर्धारित की थी, वो थी 389। लेकिन अब भारत का एक हिस्सा अलग हो चुका है। उसके जो प्रांत थे, विशेष रूप से 2 प्रांत, सिंध प्रांत और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, प्लस बलूचिस्तान वाला जो हमारा चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था, वो अब पाकिस्तान में जा चुके हैं। इधर बंगाल का भी विभाजन हो रहा है। बंगाल पहले एक ही प्रांत के रूप में था, अब उसका 2 प्रांत बन गए हैं। पूर्वी बंगाल अलग हो गया है जो पाकिस्तान में चला गया है, और अभी पश्चिमी बंगाल भारत वाली साइड में। पंजाब का भी कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान वाली साइड चला गया है, कुछ हिस्सा भारत वाली साइड रह गया। तो कहने का मतलब पाकिस्तान का निर्माण हुआ जब, तो हमारे 2-3 प्रांत तो कंप्लीटली प्रभावित हुए। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, इसमें चेंज आया।
दूसरा हमारे पास पंजाब प्रांत, ये परिवर्तित हुआ। तीसरा सिंध प्रांत, ये लगभग लगभग पूरा या सारा ही पाकिस्तान में चला गया था। और एक हमारा बंगाल प्रांत, बंगाल प्रांत, तो बंगाल का पूर्वी भाग जो था वो पाकिस्तान में चला गया था, जो आज हमारे पास बांग्लादेश के रूप में मौजूद है। वो उस समय 1971 से पहले वो पाकिस्तान का हिस्सा था, तो यहां चेंजेस हो रहे थे। तो अब ये सदस्य संख्या जो 389 डिसाइड हो गई थी, ये सदस्य संख्या माउंटबेटन योजना के अनुसार ही बदल दी गई थी। माउंटबेटन योजना के अकॉर्डिंग इस सदस्य संख्या में बदलाव हुआ और यह सदस्य संख्या 318 रह गई, 318। माउंटबेटन प्लान के अनुसार, यहां देखिए 2-3 अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। माउंटबेटन प्लान जब 3 जून 1947 को प्रस्तुत किया जा रहा है, उसके अनुसार संविधान सभा की सदस्य संख्या डिसाइड हुई 318। कहने का मतलब लगभग 71 सीटें जो है वो पाकिस्तान वाली साइड में जा रही है, पाकिस्तान वाली साइड में। लेकिन उसमें एक बात और भी लिखी हुई थी कि ये जो पंजाब प्रांत है और ये जो बंगाल प्रांत है, इनकी विधायिका जो है उसका भी पुनर्गठन किया जाएगा। प्रांतों के अंदर विधायिका काम कर रही थी वहां, उसका भी पुनर्गठन होगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा आगे हम डिसाइड करेंगे कि इसका विभाजन कैसे और किस योजना से होना है। तो साथ ही उसमें यह बात लिख दी गई थी कि इनका जो विभाजन होगा उसके अकॉर्डिंग इस सदस्य संख्या के अंदर भी बदलाव आ सकता। तो वही हुआ। बंगाल और जब पंजाब प्रांत का पुनर्गठन हुआ तो उस पुनर्गठन के अंतर्गत भारत में 6 सीटें और प्लस हो गई थी। तो भारत जब आजाद हो रहा है 15 अगस्त 1947 को, उस समय सदस्य संख्या 324 डिसाइड हो चुकी थी। 6 सीटें और बढ़ गई थी, बंगाल प्रांत से भी और पंजाब प्रांत से भी। किस लिए बढ़ी? तो इनके पुनर्गठन होने के बाद बढ़ी। तो माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग ये सदस्य संख्या 318 थी, जबकि यहां 15 अगस्त को जब भारत आजाद हो रहा है तब ये सदस्य संख्या बढ़कर कितनी होगी? 324 हो गई। और अब इस 324 का अगर विभाजन देखें अपने, ये 324 कैसे विभाजित हुई थी, तो इसमें आप ये मानिए 232 सीट्स जो है, 232 सीटें ये भारत में बचे हुए प्रांतों से थी। तो भारत में टोटल 11 प्रांत थे, मैंने बताया था। अब 2 प्रांत तो कंप्लीटली क्या चले गए हैं, पाकिस्तान वाली साइड में चले गए, सिंध प्रांत और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। तो हमारे प्रांतों की संख्या रह गई थी 9। तो 9 प्रांतों से जो टोटल सीट थी वो थी 232। इसके बाद एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था हमारा, जो पाकिस्तान में चला गया था बलूचिस्तान के रूप में, जिसके एक सीट हमने डिसाइड की थी, तो वो एक सीट यहां भी कम हो गई। इसके बाद देसी रियासतों वाली साइड से 89 सीटें शेष भारत की तरफ बची, यानी कि 4 सीटें जो है देसी रियासतों की तरफ से भी पाकिस्तान के अंदर चली जाती। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो भारत विभाजन के समय जो संविधान सभा की सदस्य संख्या डिसाइड हुई थी वो थी 324, जबकि माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग ये सदस्य संख्या जो थी वो थी 318। अब मैं आपको बताऊं कि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर्स में और भी पूछा जाता रहा है, और उसमें सदस्य संख्या जो है वो 299 शो होती है, 299। बात, ये डाटा भी ठीक है, सही है ये डाटा, लेकिन इसके मायने थोड़े से अलग है। 299 सीटों की संख्या 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हो रहा है, उस समय तात्कालिक रूप से करंटली संविधान सभा में कितने सदस्य उपस्थित हो रहे थे, कितने सदस्य संविधान सभा में शामिल हो चुके थे? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं देसी रियासतें ऐसी थी जिन्होंने शुरुआत से लेकर अंत तक धीरे धीरे करके अपने सदस्य संविधान सभा में भेजे थे, और उसमें हैदराबाद तो एक ऐसी रियासत थी जिसके सदस्य अंत तक संविधान सभा में नहीं गए थे। वो सबसे ज्यादा सीटें भी हैदराबाद की थी, 16 सीटें। तो ये जो 299 वाला डाटा है, इसका रेफरेंस लिया जाता है 31 दिसंबर 1947, यानी कि जिस समय देश का आजादी का वर्ष जो था उसका अंतिम दिन था 31 दिसंबर 1947। उस दिन संविधान सभा में तात्कालिक सदस्यों की संख्या 299 थी, जबकि डिसाइड संख्या जो है वो 324 थी। अभी भी 324 और 299 में बहुत डिफरेंस है। ये डिफरेंस किस वजह से है? देसी रियासतों की तरफ। देसी रियासतों के तमाम सदस्य इसमें शामिल अभी भी नहीं है। तो आप 3 महत्वपूर्ण बातें भारत की स्वतंत्रता मिलने के बाद संविधान सभा में क्या क्या चेंजेज आए उनके बारे में याद रखेंगे। फर्स्ट चेंज, संप्रभु संस्था के रूप में बदल गई है संविधान सभा। दूसरा चेंज, दोहरी भूमिका इसकी बन गई है, एक तरफ विधायिका के रूप में काम कर रही है, एक तरफ संविधान निर्माण के लिए काम कर रही है। और तीसरी नई भूमिका या तीसरा जो चेंज इसमें आ रहा था वो आ रहा था सदस्य संख्या को लेकर। तो सदस्य संख्या में आप ध्यान रखिएगा
माउंटबेटन योजना के अनुसार अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आंसर 318 सही है अपना। 15 अगस्त 1947 भारत जब आजाद हुआ उस समय संविधान सभा की निर्धारित सदस्य संख्या 324 थी, जबकि तात्कालिक रूप से उस समय संविधान सभा के कितने सदस्य थे, तो 299 सदस्य थे। तो ये तीन मेजर चेंजेस जो है वो हमारे स्वतंत्रता अधिनियम से संविधान सभा में देखने को मिलते हैं। देखिए आप, यही बात हम कर रहे थे कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम से 2 डोमिनियन स्टेट बन गए थे, और ये इसमें क्या आ गए थे, मुख्य चेंजेस आ गए थे। इन्हीं चेंजेस को अपने दोबारा एक बार और देख लेते हैं, थोड़ा सा ये स्लाइड मिसमैच हो गई है। देखिए आप, संविधान सभा एक संप्रभु संस्था में बदलने जा रही है, अब अपने निर्णय लेने में खुद सक्षम बनने जा रही है। ये पहले ये संप्रभु संस्था नहीं थी, क्यों? क्योंकि इसने कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार इसका गठन हुआ था, ये कार्य भी उसी अनुरूप कर रही थी। दूसरी, इसकी डबल रोल बनने जा रहा था, दोहरी भूमिका में आ रही थी ये। एक तरफ संविधान निर्माण के लिए तब अध्यक्षता किसको सौंपी गई है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपी गई है, और जैसे ये विधायिका के रूप में बैठक आयोजित करेगी, इसकी अध्यक्षता जो है वो जीवी मावलकर, इनका नाम भारत के स्वतंत्र संसद जो थी उसमें कई बार अपने लेंगे, जीवी मावलकर का, गणेश वासुदेव मावलकर का, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। आगे भी संसदीय इतिहास में ये कई पदों पर रहे थे, तो उनकी अपने बात करेंगे आगे। पहली बैठक जो है वो इंपॉर्टेंट डेट है, आप याद रखिएगा पेपर की दृष्टि से, 17 नवंबर 1947, 17 नवंबर 1947। चलिए दूसरा चेंज क्या आ रहा है वो अपने बात करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण चेंज क्या था इसमें, देखिए दूसरा महत्वपूर्ण चेंज है, सदस्य संख्या 389 से घटकर कितनी हो गई है, 324 हो गई है। ये हम स्वतंत्रता के समय बात कर रहे हैं। इनमें 232 सदस्य प्रांतों से हैं, 3 कमिश्नरी क्षेत्रों से है, और 89 हमारे पास किससे है, देसी रियासतों से। और ये बात भी आप स्पेशली थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 31 दिसंबर 1947 जो तत्कालिक सदस्य संख्या है हमारी वो कितनी है, 299। ये संविधान सभा की निर्धारित सदस्य संख्या नहीं है, यह संविधान सभा की वो सदस्य संख्या है जो उस साल के अंत में तात्कालिक रूप से करंटली संविधान सभा में शामिल थे जो लोग, उनकी संख्या है। तो ये 3 चेंजेस हमने देख लिए, उस समय हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक, चलिए अब अपने एक बात और पढ़ने वाले हैं, स्वतंत्रता से तो क्या प्रभाव पड़ा वो हमने देखा। संविधान सभा की भूमिका में 3 तरीके के बदलाव, 3 तरीके के चेंजेस आए थे। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण बात, जब ये विधायिका के रूप में काम कर रही थी संविधान सभा, तो हमारा जब संविधान लागू हो रहा था, कुछ भाग 26 नवंबर 1949 को हमने लागू कर दिया था। मैंने आपको चर्चा की थी पिछले वीडियो में भी कि 16 ऐसे अनुच्छेद थे जो हमने 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए थे। पूरा संविधान तो हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, लेकिन 16 अनुच्छेद हमने 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए थे। और उन्हीं लागू अनुच्छेदों में एक अनुच्छेद था हमारे पास, अनुच्छेद 379, और अनुच्छेद 379 ये कह रहा है कि जब तक भारत की स्थायी संसद का गठन नहीं हो जाता है उस समय तक संविधान सभा अंतरकालीन संसद के रूप में कार्य करेगी। यानी कि वो टाइम पीरियड बीच वाला, जब संविधान पूरा बनेगा और बनने के बाद या संविधान के लागू होने के बाद जब तक स्थायी संसद नहीं बन जाती, उस टाइम के दौरान संविधान सभा जो है वो भारतीय संविधान की शक्तियों का प्रयोग करेगी और एक अंतरकालीन संसद के रूप में कार्य करेगी। अब से पहले वो डोमिनियन विधायिका के रूप में काम कर रही थी। आप थोड़ा सा फर्क समझिए इसमें, क्योंकि अभी तक हमारा संविधान नहीं बना था। तो 1935 के अधिनियम में जो बातें लिखी थी, शासन अधिनियम में जो बातें थी, उसी के हिसाब से वो काम कर रही थी। तो संप्रभु तो हमारी संविधान सभा 15 अगस्त 1947 को ही बन जाती है, लेकिन इसने भारतीय संसद या भारतीय संविधान के अनुसार जो अपनी शक्तियों का प्रयोग शुरू किया था, या मैं कहूं कि अंतरकालीन संसद के रूप में इसने जो अपना काम शुरू किया था अनुच्छेद 379 के अनुसार, वो दिन था हमारा 26 नवंबर 1949। और जो अनुच्छेद 16 हमने लागू किए थे उस समय, उनमें एक अनुच्छेद ये भी था हमारा, अनुच्छेद नंबर 379। तो एक अपने को ये भी पॉइंट रखना है, आपसे आ सकता है कि किस दिन संविधान सभा ने अंतरकालीन संसद के रूप में अपना कार्य शुरू किया था। ठीक है, तो वो दिन है हमारे पास 26 नवंबर 1949। इसके बाद देखिए आप 15 अगस्त 1947 से लेकर के 15 अगस्त 1947 से लेकर 25 जनवरी 1950 तक, यानी कि हमारे संविधान के लागू होने से ठीक एक दिन पहले तक हमारी संविधान सभा डोमिनियन विधायिका ही है। अभी डोमिनियन विधायिका है अभी हमारी। क्यों? क्योंकि हम संप्रभु राष्ट्र अभी पूर्ण रूप से नहीं बने हैं।
संप्रभु तो बन गए हम 15 अगस्त 1947 को, हमारी संविधान सभा संप्रभु बन गई है, लेकिन पूर्ण संप्रभु नहीं बन पाई है। रीजन ये है कि अभी भी हमारे पास संविधान नहीं है। संविधान हमारा लागू होगा कंप्लीटली 26 जनवरी 1950 को। उस दिन जो हमारे संसद के जितने प्रावधान हैं, संसद में जितने प्रावधान हैं अनुच्छेद 79 से लेकर 123 के बीच में, वो सारे प्रावधान विधायिका या संविधान सभा उपयोग में लेगी कब? 26 जनवरी 1950 के बाद, जब भारत का संविधान लागू हो जाएगा। तो अभी भी 15 अगस्त 1947 से लेकर 25 जनवरी 1950 तक डोमिनियन विधायिका के रूप में काम कर रही है, लेकिन अंतरकालीन संसद के रूप में काम करेगी। ठीक है, अब जो हमारा सिस्टम है उसको विधायिका से बदलकर, या हमने केंद्रीय विधानमंडल से बदलकर उसको नाम दे दिया है किसका? संसद का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी 1950 से लेकर अप्रैल 1952 तक, जब तक लोकसभा और राज्यसभा का गठन नहीं हो जाता, हमारी स्थायी संसद नहीं बन जाती है, उस समय तक प्रथम निर्वाचित संसद के गठन तक संविधान सभा ने भारतीय संविधान के अनुसार अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हो चुका है और अब 26 जनवरी से ही हमारी संविधान सभा भारतीय संविधान के अनुसार संसद की शक्तियों का प्रयोग कर रही है, संसद की शक्तियों का प्रयोग कर रही है। और इन संसद की शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसने कौन से कार्य किए, उनकी अपने चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए, अगर ओवरऑल हम देखें तो ये एक सदनात्मक विधानमंडल था। आज तो संसद के 2 सदन होते हैं हमारे पास, लोकसभा होती है और दूसरा राज्यसभा होती है, लेकिन उस समय लोकसभा राज्यसभा नहीं थी, मतलब एक ही विधानमंडल या एक ही सदन के रूप में ये काम कर रही थी। और एक बात और देखिए आप, इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष नहीं हुआ था। संविधान सभा का निर्वाचन कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष हुआ था, और इसमें निर्वाचित सदस्य भी शामिल थे प्लस मनोनीत सदस्य भी शामिल थे, दोनों सदस्य शामिल थे इसके अंदर। फिर आगे देखिए आप, एक इंपॉर्टेंट काम, जो क्या क्या काम किए थे। जैसे ही इसने अंतरकालीन संसद में अपनी पहली बैठक 26 जनवरी 1950 के बाद आयोजित की, तो हमने 24 जनवरी 1950 को हमारे प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुनाव भी कर दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। और संसद का एक अभिन्न अंग होने के नाते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब इस संविधान सभा की अंतरकालीन संसद के बैठक का संबोधन कर रहे थे सबसे पहले, तो उस संबोधन के तुरंत बाद सरकार की तरफ से, या मैं कहूं कि उस समय अंतरिम जो हमारी सरकार थी उसकी तरफ से धन्यवाद प्रस्ताव रखा जाता है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। तो एक भारतीय संविधान में ये परंपरा या ये काम शुरू हुआ कि सबसे पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, राष्ट्रपति के एड्रेसिंग पर जो धन्यवाद प्रस्ताव या थैंक्स मोशन जो रखा जाता है, आज भी ऐसा होता है, जब राष्ट्रपति बजट सत्र से ठीक पहले आकर संसद के दोनों सदनों को संबोधित करता है, तो उनके संबोधन के तुरंत बाद एक प्रस्ताव लाया जाता है जिसको धन्यवाद प्रस्ताव बोलते हैं, और उसको पारित किया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति को थैंक्स बोला जाता है। तो वो जो प्रस्ताव पर चर्चा की प्रथा जो शुरू हुई थी, वो इसी समय शुरू हुई थी। ये धन्यवाद प्रस्ताव वगैरह भारतीय संविधान के भाग नहीं है, ये संसदीय परंपराएं या संसदीय नियमों के अंतर्गत बनाई हुई चीजें हैं। आगे संसद पढ़ेंगे, हम उसमें बात करेंगे इनकी। तो ये थैंक्स मोशन पर चर्चा जो है, ये भी इसी समय शुरू की गई थी। इसके बाद और इंपॉर्टेंट बात देखिए आप, हमारे संविधान का पहला संशोधन, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में, 1951 में इसी एक सदन वाली संविधान सभा के द्वारा किया गया था, इसी अंतरकालीन संसद द्वारा किया गया था। अभी तक हमारी लोकसभा राज्यसभा नहीं बनी थी, इसलिए पहला जो संविधान संशोधन किया जा रहा है, और वो संविधान संशोधन किस संदर्भ में था, तो हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में कि हमारे संविधान में, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 22 हमारे भाग थे और 8 क्या थी? अनुसूचियां थी। उन अनुसूचियों में एक नई अनुसूची जोड़ी जा रही थी, 9वीं अनुसूची। तो हमारा जो प्रथम संविधान संशोधन था वो 9वीं अनुसूची के रूप में जोड़ने को लेकर था, और 8 की बजाय अब अनुसूचियों की संख्या बढ़ाकर 9 हो गई थी। तो वो जो एक अनुसूची जोड़ने का काम, प्रथम संविधान संशोधन का काम जो है, वो भी अंतरकालीन संसद द्वारा ही किया जा रहा है। अभी आरपीएससी के कॉलेज स्कूल लेक्चरर एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि संविधान सभा के द्वारा या अंतरकालीन संसद के द्वारा भारत का कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, पहला, 8वां, 12वां, 16वां, इस तरीके से पूछा था उन्होंने। तो ये पहला संविधान संशोधन था। और देखिए आप, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट सा और अपने डिस्कस करते हैं। ये जो हमारी अंतरिम संसद थी या जो अंतरकालीन संसद थी, ये जब हमारी स्थायी संसद बन जाती है 17 अप्रैल 1952 को, 17 अप्रैल 1952 को,
इससे पहले जो अंतरिम संसद हमारी काम कर रही थी उसका विघटन नहीं किया गया था। ध्यान रखना ये बात। आज तो क्या होता है, लोकसभा जो होती है उसका राष्ट्रपति आम चुनाव से पहले क्या कर देता है, विघटन कर देता है, उसका डिसोल्यूशन कर देता है, विघटन कर देता है, नए चुनाव आयोजित होते हैं। लेकिन हमारी जो पहली अंतरकालीन संसद थी उसका विघटन नहीं किया गया था, बल्कि अनुच्छेद 379 में ही एक बात लिखी हुई थी कि जैसे ही हमारी स्थायी संसद बनेगी इसका अस्तित्व ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसको राष्ट्रपति के द्वारा विघटित करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो कई बार अच्छे स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन आते हैं, तथ्यों वाले, कि संविधान सभा के बारे में या अंतरकालीन संसद के बारे में कौन सा एक कथन सही नहीं है, तो उसमें ऐसे पॉइंट्स डालता है वो, क्या कि भारत की जो अंतरिम संसद थी या अंतरकालीन संसद थी उसका विघटन स्थायी संसद से ठीक पहले राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। तो ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है, उसका कोई विघटन नहीं हुआ, उसका कोई डिसोल्यूशन नहीं हुआ, बल्कि अनुच्छेद 379, सॉरी इसको सही करना आप, 379 के अंतर्गत 17 अप्रैल 1952 को इसका अस्तित्व ऑटोमेटिकली समाप्त हो गया था। तो ये हमारे दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमने डिस्कस किया। पहला तो हमने कि भारत की स्वतंत्रता से संविधान सभा पर क्या प्रभाव पड़ा, और दूसरा हमने पढ़ा कि भारत की जो संविधान सभा है उसने एक नई भूमिका का निर्वहन किया था अप्रैल 1952 तक। वो भूमिका कैसे उसकी उत्पन्न हुई और कैसे उसने संविधान के अकॉर्डिंग शक्तियों का प्रयोग किया। तो इसमें 2-3 जो डेट हमने पढ़ी है आप विशेष रूप से उनका ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं आजकल, क्योंकि आजकल क्या है, पॉलिटिकल साइंस में विशेष रूप से राजस्थान पॉलिटी हो चाहे इंडियन पॉलिटी हो, उसमें उन फैक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं जो ट्रेडिशनल नहीं रहे हैं। जो परंपरागत क्वेश्चन थे वो थोड़े थोड़े अब रिमूव हो गए, थोड़े नहीं है, पॉलिटी में तो कंप्लीटली रिमूव हो गए हैं, और नए प्रकार के तथ्यों वाले क्वेश्चन जो है वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और एक बात आपके सामने और रख दूं मैं, ये हमारी संविधान सभा का अंतिम चैप्टर है, अंतिम वीडियो लेक्चर है। 1-2 दिन में संविधान सभा को लेकर के हम एक MCQ क्वेश्चन की वीडियो सीरीज भी लेके आएंगे, वीडियो लेक्चर भी लेके आएंगे। तो उसमें आप 1-2 दिन में इन चारों वीडियो लेक्चर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। उस वीडियो सीरीज में हम ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आपको बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है संविधान सभा को लेकर वो मेरे द्वारा यहाँ बोर्ड पे सॉल्व करवाए जाएंगे, और आप भी प्रयास करना उनका कि अधिकतम आंसर आप सही दे सके। आप तय मानिए, अगर आप बहुत नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन को टेस्ट सीरीज में या कहीं भी सॉल्व कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने ईगो को या अपने जो अंदर की तैयारी जो आप कर रहे हैं उसको सेटिस्फाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा आप मत कीजिए। जो फील गुड वाले क्वेश्चन होते हैं वो 50% ही होते हैं एग्जाम में, जिनको देख के आपको फीलिंग अच्छी आती है कि हाँ ये वाले क्वेश्चन वो हैं जो मैंने किए हैं या मैंने तैयारी में पढ़े हैं। लेकिन 50% से हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। हमें कम से कम 70% क्वेश्चन, कोई भी जीके का पेपर है उसमें हमें सही करने पड़ेंगे, तब हम 101% हमारा सिलेक्शन जो है उसको श्योर मानेंगे। तो ये जो 20% या 30% क्वेश्चन की जो लड़ाई है ये इतनी आसानी से पूरी होने वाली नहीं है। तो इसमें जितने अच्छे टिपिकल क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं, जितना अच्छा उनका अभ्यास कर सकते हैं, उतना तैयारी से ठीक पहले कीजिए आप। क्योंकि अभी राजस्थान सरकार के द्वारा बहुत सारी बम्पर भर्तियां जो है वो अगस्त सितंबर के महीने तक लॉन्च की जाएगी। तो अभी हमारे पास भरपूर समय है इस बात के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम, इवन की पटवारी का एग्जाम जो है वो भी होगा, तो हम इस तैयारी के साथ पेपर में बैठें कि कोई भी क्वेश्चन आए पॉलिटी का, हम उसमें गिरेंगे नहीं, हम उसमें मात नहीं खाएंगे। तो ये बात तभी संभव हो सकती है जब आपकी तैयारी का स्तर इतना बेहतरीन हो, इतना गहराई वाला हो कि नॉर्मल जो क्वेश्चन है वो आप झटाक से हल कर सकें, और जो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आए वो भी हम सही करने की स्थिति में आ जाए। तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उनको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, और मेरा प्रयास लगातार यही है। शायद इस तरीके के वीडियो लेक्चर्स आपको इतनी गहराई वाले संविधान सभा के बारे में शायद और किसी यूट्यूब वीडियो प्लेटफॉर्म पर बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो मेरा प्रयास यही है कि आपको ऐसा कंटेंट मैं उपलब्ध करवाऊं जिसको पढ़ने के बाद कोई ऐसा क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम का पीछे न रहे जो आपसे उस टॉपिक से हल ना हो पाए। तो ऐसे ही कुछ बढ़िया क्वेश्चन के साथ हम MCQ वीडियो सीरीज जो है उसमें चर्चा करते रहेंगे, लाइव जुड़ेंगे अपने उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने। तो ये हमारी अंतरकालीन संसद के रूप में इसने क्या कार्य किए वो सारी बातें हमारी हो चुकी है। चलिए 1-2 पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं अपने। संविधान सभा के द्वारा कुछ और कार्य भी किए गए थे, उनकी चर्चा पॉइंट में कर लेते हैं अपने। 13 मई 1949 ब्रिटेन के आधिपत्य वाले जो देश थे, जहां पर ब्रिटेन का कब्जा रहा था,
उन देशों को लेकर एक संगठन का निर्माण किया गया था जिसको हम कॉमनवेल्थ के नाम से जानते हैं, जिसको हम हिंदी में राष्ट्रमंडल कहते हैं। तो राष्ट्रमंडल देशों का वो समूह था जहां पर ब्रिटेन ने शासन किया था, या जो ब्रिटेन के अधिकार में रहे थे, और वो बाद में धीरे धीरे करके स्वतंत्र हो गए थे, क्योंकि 1949-50 तक ब्रिटेन के अधिकार वाले सारे उपनिवेश जो हैं वो स्वतंत्र हो चुके थे। अफ्रीका महाद्वीप के, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के, एशिया महाद्वीप के तमाम महाद्वीपों के उपनिवेश स्वतंत्र हो गए थे। और फिर उन स्वतंत्र जो देश थे उन्होंने अपना एक संगठन बनाया जिसका नाम था राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ। आज भी कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होते हैं, जो कॉमनली हम नाम सुनते हैं, वो कॉमनवेल्थ गेम्स उन्हीं देशों के आयोजित होते हैं जो किसी समय में ब्रिटेन के अधिकार में रहे थे। तो उसकी जो राष्ट्रमंडल की सदस्यता थी, उसकी सदस्यता का संविधान सभा ने सत्यापन किया था हमारी, और वो 13 मई 1949, 13 मई 1949 को, ये डेट पूछ ली जाती है कई बार पेपर में। चलिए एक महत्वपूर्ण सी समिति की और बात करते हैं अपने, मुंशी आयंगर समिति। ये क्या थी और इसने क्या काम किया संविधान सभा के लिए, उसकी अपने बात थोड़ी सी और करते हैं। देखिए मुंशी आयंगर समिति क्या है। मुंशी कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, KM मुंशी, जिनका नाम हम प्रारूप समिति में भी डिस्कस कर चुके हैं, एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के रूप में संविधान सभा की तरफ से प्रारूप समिति में शामिल रहे थे ये शुरुआत में। और एक सदस्य गोपालास्वामी अय्यर के नाम, गोपालास्वामी आयंगर के नाम से भी रहे थे, गोपालास्वामी आयंगर, ये भी प्रारूप समिति के सदस्य ही थे। तो इन दोनों की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाती है जिसको हम बोलते हैं मुंशी आयंगर समिति। ये समिति क्यों गठित की गई थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक दो बार ये RS मेंस तक में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मुंशी आयंगर फॉर्मूला क्या था। तो मुंशी आयंगर समिति का गठन होता है 2 सितंबर 1949 को, 1949 को संविधान सभा ने यह समिति बनाई। किस उद्देश्य से बनाई, तो इसमें उद्देश्य था कि हमारी राजभाषा जो है, हमारी ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो क्या होनी चाहिए। तो इसमें साउथ इंडियंस जो स्टेट्स थे हमारे, या वहां से आने वाले जो प्रतिनिधि थे संविधान सभा के, वो बार बार ये बात कह रहे थे कि ये जो हिंदी है इसको हम राष्ट्रभाषा या राजभाषा नहीं बनने देंगे, इसके लिए अंग्रेजी को अपनाया जाए। तो इसी क्रम में बार बार ये मांग उठ रही थी और दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न हो रहा था। तो इस विवाद का निपटारा करने के लिए बनाई गई समिति जो थी वो मुंशी आयंगर समिति थी, जिसने हिंदी जो है उसको राजभाषा के रूप में मान्यता दिलाई थी 14 सितंबर 1949 को। तो इसका जो फॉर्मूला था उसको हम त्रिभाषा फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। तीन भाषाओं को लेकर यह फॉर्मूला रखा गया था, हिंदी में, इंग्लिश में और एक लोकल लैंग्वेज, और जो हमारे रोमन अंक वगैरह जो है इनको लेकर के। तो त्रिभाषा फॉर्मूला का संबंध किससे है, तो हिंदी को राजभाषा बनाने को लेकर जो विवाद था उसके निपटारे के लिए बनाया गया था ये। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट बात ये भी आप इसमें ध्यान रख लीजिएगा। तो ये कुल मिला के अपनी संविधान सभा जो है वो हर तरीके से कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर अपने जल्दी ही एक अच्छा MCQ का वीडियो लेक्चर लेके आएंगे। उससे पहले आप तमाम इन चारों वीडियो को बहुत अच्छे से दोबारा रिवाइज करें, अच्छे नोट्स बनाएं, और फिर अपने मिलेंगे एक अच्छे चैलेंज के साथ, एक अच्छी चुनौती के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को जितना हो सके मैक्सिमम आप शेयर करने की कोशिश करना, अपने साथियों को सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करना, और नोटिफिकेशन बेल का आइकन दबाना आप न भूलें, ताकि रोजाना मेरे द्वारा डाले गए वीडियोस का नोटिफिकेशन तय समय पर आपको मिलता रहे, आपकी तैयारी को और मजबूती देता रहे। धन्यवाद, मिलते हैं कल नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।